Morning everyone, my name is Dhwani from class 9th D. Today my topic is the abolition of slavery and revolution and everyday life. So let's begin. क्या है? कर दूँ? तो पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम चल रहा था उस टाइम पर एक सिस्टम था स्लेवरी सिस्टम। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो फ्रांस था उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, एक तो मनी की भी पावर थी और उनके पास वेपन भी थे। तो वो चाहते थे कि उनका जो वेपन का अमाउंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो वो इस काम के लिए उन्होंने अफ्रीका के जो लोग थे जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी उन्होंने उसको यूज़ करा था। तो उस टाइम पर कुछ फ्रेंच की कॉलोनीज थी कार्बन आइलैंड में, सेंट डोमिंगो और गुडालिपो और मार्टिनिक। तो इन कॉलोनीज से कुछ कमोडिटीज़ फ्रांस में सप्लाई होती थी जैसे कि टोबैको, शुगर, इंडिगो, कॉफ़ी। तो इस काम के लिए जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने मना कर दिया था कि हम इन चीज़ों को सप्लाई नहीं करवाएंगे। तो जो फ्रांस के लोग थे वो क्या करते थे, अफ्रीका में जाते थे और वहाँ से जाने के बाद वो जो लोग मतलब किसान होते थे, जो गरीब होते थे, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती थी, उनको बंदूक के दम पर धरा धमका कर शिप में बंद कर कर एंटार्क्टिक आइलैंड से अमेरिका में लेकर जाते थे। और फिर वहाँ पर कुछ फ्रांस के कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे जो उनको उससे खरीदते थे। फिर वहाँ पर स्लेव्स जो होते थे जिन्होंने अफ्रीका से खरीदे, वहाँ पर उनको टोबैको, शुगर, इंडिको और कॉफ़ी उगाने के लिए कहते थे। और फिर वो लोग वहाँ पर उगाते थे, लेबर में काम करते थे, उनको ना खाना पीना दिया जाता था, मतलब उनके साथ बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार हो रहा था। फिर उसके बाद वो लोग काम करते थे और फिर वो फ्रांस में इन चीज़ों को सप्लाई कराते थे। तो इस तरीके से सिस्टम चलता रहा कि फ्रांस अफ्रीका से स्लेव लेते थे और उसके बाद अमेरिका में बेचते थे और फिर अमेरिका में वो लोग काम कर कर फ्रांस में जो है इन चीज़ों को बेचते थे। तो सिस्टम बहुत सालों तक चला था, 10 साल तक ये सिस्टम चला था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने सोचा कि ऐसा गलत हो रहा है कि हम अपने काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हम दूसरे देशों के जो लोग हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। तो जो उस टाइम का फेमस क्लब था जैकोबिन क्लब, उसके जो हेड थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उन्होंने सोचा कि हमें ये गलत कर रहे हैं लोग, जो भी फ्रांस के लोग कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने 1794 में जितने भी स्लेव्स थे उनको फ्री करा दिया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि हम अपने फ़ायदे के लिए अगर किसी और का ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो ये गलत बात है। सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए सबके लिए। फिर उसके कुछ साल, 10 साल बाद जब फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का राज था तो उसने वापस से स्लेवरी सिस्टम को री इंट्रोड्यूस करवा दिया था। तो उसके बाद उसका मानना ये था कि अगर हम अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे देश से काम करवा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो वापस ये सिस्टम स्टार्ट हो गया था। तो फाइनली 1848 में जो फ्रेंच की कॉलोनीज थी जैसे कि सेंट डोमिंगो, गुडालिपो और मार्टिनिक, उन कॉलोनीज़ में 1848 में जाकर जो ये स्लेवरी सिस्टम ख़त्म हुआ था। उसके बाद कुछ दो टर्म है। नेगोरेस एक वर्ड होता है जो अफ्रीका के सहारा डेजर्ट के जो लोग होते थे, जो थोड़े काले होते थे, उन लोगों के लिए नेगोरेस वर्ड जो यूज़ करा जाता था। और एक वर्ड होता है इमेंसिपेशन, द एक्ट ऑफ फ्रीइंग। तो अगर हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो फ्रेंच की कॉलोनीज थी उनको स्लेवरी सिस्टम से 1848 में इमेंसिपेशन मिली थी। उसके बाद रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो जो फ्रांस का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, क्या उससे उन लोगों के एवरीडे लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो जब फ्रांस का 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए थे फ्रांस में। तो सबसे पहले जो बेस्टाइल का अटैक हुआ था फ्रांस में, तो 1789 में उसके बाद एक नया लॉ आया था एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। कि पहले के टाइम पर क्या होता था कि जो किंग होता था वो सिटीजन्स को कुछ बोल नहीं देता, मतलब सिटीजन्स किंग के अगेंस्ट कुछ बोल ही नहीं सकते थे। अगर कुछ बोलना है तो सिर्फ अच्छा ही बोल सकते हैं, और अगर कोई सिटीजन किंग के अगेंस्ट बोलता था तो उसको जेल में डाल देता था। तो अब ये सिस्टम हटा दिया गया था 1789 में। फिर उसके बाद लोगों को ये सारे राइट्स मिले जैसे कि फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो कई सारे लोगों को राइट्स मिल गए थे। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का भी सबको राइट मिला था। उसके बाद जो इस रिवॉल्यूशन के बाद कई लोगों ने कल्चरल एक्टिविटीज़ भी करी थी और बहुत सारे बुक मटेरियल्स भी लिखे थे कि इस टाइप से हमें आज़ादी मिल चुकी है। उसके बाद इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का राजा बना दिया था। और उसके बाद 1815 में वाटरलू की जो लड़ाई हुई थी उसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था। फिर उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट को भी राजा की गद्दी से हटा दिया था। थैंक यू।